हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में जो बिहार प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था लैंग्वेज पेपर का 25 अगस्त को, उसका सलूशन देख चुके थे शिफ्ट 1 का। इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 2 का कंप्लीट सलूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन होंगे और उसके बाद 26 से लेकर के 100 तक हिंदी का क्वेश्चन होगा। हालांकि जो एग्ज़ाम का पेपर है उसमें 26 से लेकर के 100 तक बंगाली भी दिया है और 26 से लेकर के 100 तक उर्दू भी दिया है। तो जिन्होंने बंगाली चुना है वो बंगाली सॉल्व करेंगे और जिन्होंने उर्दू चुना है वो उर्दू। मैं इस वीडियो में सिर्फ हिंदी का और इंग्लिश का सॉल्यूशन करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी के बारे में ही पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और दी, यानी आर्टिकल का यूज करके हमें फिल करना है। पहला प्रश्न दिया है कि द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग डैश टू इंजर्ड पीपल। यहाँ पे इंजर्ड पीपल यानी घायल लोग बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ यह एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए द की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दी अबव। द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू इंजर्ड पीपल्स। यहाँ पे द लगाएंगे तो भी गलत होगा, ए लगाएंगे तो भी गलत होगा और एन लगाएंगे तो भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए ट्रिमेंडस टास्क। तो यहाँ पे किसी भी आम इंजीनियर की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक निश्चित संस्था इसरो के खास इंजीनियर की बात हो रही है। तो जब किसी नाउन को ऑफ फ्रेज, यहाँ पे जो ऑफ दिया है, ऑफ फ्रेज लगाकर स्पेसिफिक बना दिया जाता है तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द होगा। द इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए ट्रिमेंडस टास्क। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इसी से मिलता जुलता उदाहरण आप याद रख सकते हैं, जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल। तो एक खास कुएं की बात हो रही है, उसके पानी की बात हो रही है। उसी तरह द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाई डैश आइसक्रीम फॉर हिम। तो आइसक्रीम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका जो वावेल साउंड है आई से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए आइसक्रीम, आई। तो अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार जो वावेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर वर्ड होते हैं उनके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज बाई एन आइसक्रीम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन डैश आवर। तो आवर जो ये शब्द दिया है, इसमें पहला अक्षर एच क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ओ से ये एक्चुअल में वर्ड शुरू होता है। इसको हिंदी में अगर लिखना हो तो आवर लिखते हैं। ठीक है, तो जो ओ है वो वावेल साउंड है, इससे शुरू होने के कारण इसके ठीक पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता बताने वाले बहुवचन शब्द जैसे कि इंडियंस, अमेरिकन्स, एशियंस का प्रयोग जब पूरी कौम या सामान्य अर्थ में किया जाता है तो सामान्यतः उनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जीरो आर्टिकल होगा। तो चूंकि यह सभी इंडियंस के बारे में एक सामान्य स्वभाव बता रहा है कि वो लोग सभी गणित में अच्छे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट। तो इस दिए गए में से कौन सा प्लैनेट नहीं है। तो देखिए मरकरी, प्लूटो और मून। तो प्लूटो को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसके ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया था। वही जो मून है ये क्या है, हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। तो ये उपग्रह है और ये ग्रह है नहीं, तो बचा क्या, पूछ रहा है कि नॉट ए प्लैनेट। तो ये बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन लगा देंगे क्या, डी, मोर देन वन ऑफ दी एबव। मरकरी बोलते हैं बुध ग्रह को, तो ये तो एक प्लैनेट है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन अ किचन। तो किचन में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखिए कोमोड। कोमोड का मतलब होता है एक टॉयलेट या वॉशरूम फिक्सचर, ठीक है, जो सैनिटेशन के काम आता है, स्वच्छता के काम आता है। तो ये तो बाथरूम में होता है, टॉयलेट में होता है, किचन में नहीं होता। किचन में स्टोव होता है, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, तो किचन में बर्तन होता है, स्टोव मतलब चूल्हा होता है। तो ये सब तो होते हैं, नहीं होता है कौन? तो ए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। तो इलेक्ट्रिक शॉप पे क्या नहीं मिलता है इसमें से? तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन दिया है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट तो इलेक्ट्रिक शॉप में मिलता है। ट्यूब क्या है? जैसे कि इंसुलेशन ट्यूब, वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप को ट्यूब बोलते हैं, तो ये भी मिलता है। मोटर भी मिलता है इलेक्ट्रिक शॉप पे। तो बोल रहा है कि नॉट फाउंड, तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल। तो इस दिए गए में से कौन सब्जी नहीं है? ठीक है, तो देखिए ड्रैगन फ्रूट ये एक फल है और स्ट्रॉबेरी ये एक फल है। दोनों ही पूरी तरीके से फल की श्रेणी में आते हैं, सब्जी में नहीं। हालांकि वनस्पति विज्ञान के अनुसार टमाटर भी एक फल ही है, लेकिन पारंपरिक और व्यावसायिक रूप से इसे सब्जी माना जाता है। तो यहाँ ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी स्पष्ट रूप से फल है। तो अतः हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दी, मोर देन वन ऑफ दी फॉलोइंग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ये क्या पूछ रहा था? ये सब्जी के बारे में पूछ रहा था। तो बी और सी क्या है? सब्जी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन इज़ नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। तो इस दिए गए में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो ऑफिस में नहीं मिलता है? तो एक सामान्य ऑफिस में कर्मचारियों के पीने के लिए वाटर कूलर होता ही है, बैठने के लिए और काम करने के लिए चेयर्स एंड टेबल्स होते ही हैं, और फाइल्स एंड कंप्यूटर्स भी होता है आधिकारिक काम के लिए। तो ये तीनों ही होता है। पूछ रहा है नॉट फाउंड, तो क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से 15 के लिए कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो स्प्रिंग कम्स आफ्टर। तो स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, स्प्रिंग बोलते हैं बसंत ऋतु को। तो बसंत ऋतु किसके बाद आता है ये पूछ रहा है। तो ऋतुओं के चक्र के अनुसार बसंत ऋतु हमेशा शीत ऋतु यानी विंटर के बाद आता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा। ठीक है, पहले क्या आता है? पहले आता है विंटर, आप याद रख लीजिए इसे। फिर इसके बाद आता है स्प्रिंग, फिर इसके बाद आता है समर, और इसके बाद आता है मॉनसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज़ द फोर्थ डे। कह रहा है कि यदि सप्ताह का पहला दिन सोमवार है तो चौथा दिन कौन होगा? तो देखिए पहले क्या आएगा? मंडे, फिर दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, THURSDAY। तो पूछ रहा है चौथा कौन सा होता है? तो थर्सडे होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज। बोल रहा है कि यदि आज संडे है, जैसे आज देखिए क्या है, आज कह रहा है कि ये संडे है। ठीक है, तो द डे बिफोर यस्टरडे यानी जो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के पहले का पूछ रहा है। ठीक है, तो बीता हुआ कल यहाँ पे आएगा और इसके पहले वाला दिन द डे बिफोर यस्टरडे इसको बोलेंगे। ठीक है, तो संडे यह पे था, यहाँ पे क्या होगा? शनिवार होगा यानी सैटरडे होगा, और यहाँ पे क्या होगा? फ्राइडे यानी शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। तो जुलाई किस महीने के पहले आता है ऐसा पूछ रहा है। तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, यानी अगस्त महीने के पहले क्या आता है? जुलाई। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द डैश इन द स्काई। तो देखिए इस वाक्य का अर्थ है कि आसमान में डैश को देखो। तो आसमान में केवल पक्षी ही उड़ते या दिखाई देते हैं, रॉक्स और रोज ज़मीन पर पाए जाते हैं, आसमान में नहीं। इसलिए हम बर्ड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है। तो लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई। ठीक है, जनरली यदि अगर ये वाक्य रात के बारे में होता तो लुक एट द स्टार्स इन द स्काई ऐसा हम बोल सकते थे। इस स्पेसिफिक केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 20 के लिए कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रदर्स वाइफ इज, भाई की पत्नी
को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो उसको भाभी, भाभी को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकल्स डॉटर, यानी अंकल मतलब यहाँ पे चाचा मौसा सब होता है। जनरली हम चाचा ही मान के चलते हैं, बट अंकल का मतलब काफ़ी बड़ा होता है। चाचा, ताऊ मतलब बड़े पापा, मामा, फिर मौसा और फूफा, इन सब का मतलब होता है अंकल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अंकल की बेटी आपकी क्या क्या लगेगी? तो अंकल की बेटी को हम लोग बोलते हैं कजिन। ठीक है, सिबलिंग किसको बोलते हैं? अपने सगे भाई बहन को बोलते हैं। नीस क्या है? भाई की बेटी यानी भतीजी। नीस मतलब होता है भतीजी। ठीक है, सिबलिंग का मतलब होता है अपना भाई, मतलब अपनी एक ही जिसकी माँ हो उससे जन्मे संतान सिबलिंग होते हैं। और कज़न का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई को कज़न बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइफ्स सिस्टर, पत्नी की बहन को क्या बोलते हैं? तो पत्नी की बहन को हिंदी में साली बोलते हैं और इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? साला को बोलते हैं। साला को बोल सकते हैं और जीजा भी इसका मतलब होता है, दोनों ही। ठीक है, मदर इन लॉ सास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टर सन, यानी बहन के बेटे को क्या बोलते हैं? तो बहन के बेटे को भांजा बोलते हैं और भाई के बेटे को हिंदी में भतीजा बोलते हैं। तो भांजा और भतीजा दोनों के लिए नेफ्यू वर्ड यूज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी और कज़न का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई बहन को कज़न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर्स हस्बैंड, बहन के पति को क्या बोलते हैं? हिंदी में जीजा या बहनोई बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो पैसेज दिया है आप इसे पॉज करके पढ़िए। मैं इसका एक सारांश बता देता हूँ हिंदी में कि एक भूखा कुत्ता मुंह में हड्डी दबाकर घर लौटते समय पुल पार करता है। पानी में अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर उसकी हड्डी छीनने के लिए भौंकता है और मुंह खुलते ही उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर जाती है और लालची कुत्ता अपना हड्डी खो देता है। ठीक है, ये इसका सारांश हो गया। पहला प्रश्न है व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिज। यहाँ पे देखिए देयर वाज ए ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट, तो ब्रिज क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, भूखे कुत्ते ने क्या पाया? तो यहाँ पे देखिए लिखा है एट लास्ट, अंत में ही फाउंड ए बोन, उसे एक हड्डी मिला। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज डैश, तो क्या होगा? कुत्ते ने भौंका और हड्डी उसके मुंह से गिर गई। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी माउथ। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि हिज बोन फेल इन वाटर एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, उसका हड्डी गिर गया पानी में जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर, तो वो कुत्ता दूसरे कुत्ते से क्या चाहता था जिसे उसने पानी में देखा था? तो यहाँ पे लिखा है ही वांटेड टू गेट दैट अदर बोन टू, यानी कि वो दूसरा हड्डी भी पाना चाहता था। तो आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी का नैतिक संदेश क्या है? तो इसका नैतिक संदेश है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, डू नॉट बी ग्रीडी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 2 है हिंदी लैंग्वेज, जिसमें 26 से लेकर के 100 तक यानी कि 75 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो जो स्वर दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए, ओ, औ, ये चारों के चारों संयुक्त स्वर हैं। तो ऑप्शन में देखिए हमारा ए और ए दिया है, उसके बाद ओ यहाँ पे दिया है। हालांकि ये सी और बी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ और ई जो है संयुक्त स्वर नहीं है, यहाँ पे अ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। तो
तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत्य स्व अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष और सघोष होते हैं। ठीक है, घोष को ही सघोष बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अघोष। अघोष कितने होते हैं? 12। पहला और दूसरा वर्ण हर एक वर्ग का प्लस स और स, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत्य स्व। तो यहाँ पे पहला और दूसरा वर्ग का मतलब क्या है कि यदि कवर्ग है तो क और ख इसमें जो होगा अघोष होगा। यदि चवर्ग है तो इसमें च और छ जो है वो अघोष होगा। यदि टवर्ग है तो ट और ठ ये अघोष होगा। इसी तरीके से बाकी का, तो कुल मिला के 12 होंगे। टोटल 6 वर्ग होते हैं, क च ट त प म, और यहाँ पे स, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व। उसके बाद एक आता है घोष और सघोष, तो ये होता है 345। तो जो अघोष नहीं है वो क्या है? घोष है। जैसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग इसमें का, कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, वो आता है, और सभी के सभी स्वर इसमें आते हैं। और उसके अलावा य, र, ल, व, ह। तो ये ध्यान रख लेना है कि इसमें टोटल 345 और इसमें टोटल 12 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? तो प्राणवायु के निकलने के आधार पर व्यंजन के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है और हकार जैसी ध्वनि होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे कवर्ग का जो ख है ये दूसरा वर्ण है, उसी तरह चौथा वर्ण कौन है? घ। तो ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके साथ ये आप याद रख सकते हैं, अल्प प्राण यानी कम हवा, तो वो होते हैं 135। 135 मतलब क्या? जैसे कवर्ग है तो क, ग और अंग। उसी तरह महाप्राण है तो उसमें 2 और 4 मतलब ख और घ। ये याद रख सकते हैं आप इसको, अल्प प्राण से अल्प प्राण, और ये होगा महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 343। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी, तुर्की भाषा शामिल नहीं है। तो यूराल अल्टाइक भाषा परिवार से संबंधित है तुर्की भाषा। यह भारतीय आर्य भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, जबकि संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी ये सभी भारतीय आर्य भाषाओं के ऐतिहासिक विकास के विभिन्न चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा मित्रता। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें ता प्रत्यय लगाने से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनती है। इसके विपरीत आप देखिए, पीला और अच्छा दोनों गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, किससे और किन के शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जबकि किसी से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि नहीं है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी होगा, यानी कि हम क्या करेंगे? नहीं है तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या उसे कार्य करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया, इंग्लिश में इसे कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने है ये करता है, ये स्वयं खाना न बनाकर नौकर से बनवाया है, इसलिए बनवाना क्या? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? हमें ये विशेषण के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो करोड़ों लिखा है
करोड़ों शब्द से किसी निश्चित मात्रा या निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता। ये नहीं पता चल रहा है कि 2 करोड़ का घटा हुआ या 5 करोड़ का या 99 करोड़ का या 1000 करोड़ का। तो यह एक अनुमानित या अनिश्चित स्थिति को दर्शाता है, जिसके कारण इसे हम अनिश्चय बोधक मान सकते हैं। अनिश्चय बोधक ये विशेषण हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है? तो शब्द का अर्थबोध कराने वाला शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ का संबंध अमूर्त होता है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार या माध्यम को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों की गणना किससे की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण और मात्रा। तो छंद शास्त्र यानी प्रोसोडी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, छंदों की रचना और गणना वर्ण और मात्रा के आधार पर होती है। इसी आधार पर छंदों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है मात्रिक छंद जिसमें दोहा और चौपाई जैसी चीज़ें आती हैं। दूसरा होता है वर्णिक छंद। तो इसमें क्या आता है, इंद्र, वज्रा और सवैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान और तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म का मतलब होता है वह गुण जिसके कारण तुलना हो रही है। और वाचक शब्द का मतलब जैसे कि सा, सी, से, सरिस, सम, ये सब इसमें आता है वाचक शब्द में। तो हमारा देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तीनों ही दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने, डरने, सीखने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे अपदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, अलग होने के सेंस में। ठीक है, तो इसलिए यह अपदान कारक होगा। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाषा की विशेषता क्या है? तो किसी भाषा का जो रूप शिक्षित समाज, पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में सर्वमान्य होता है उसे हम मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। इसकी विशेषताओं में एकरूपता सबसे प्रमुख है ताकि संशय न रहे। साथ ही इसमें ऐतिहासिकता और प्रशासनिक स्तर पर अपनी स्वायत्तता भी अंतर्निहित होती है। तो ऐतिहासिकता है, स्वायत्तता है, एकरूपता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा प्रावधान होता है? तो जिस समास में कौन सा प्रधान होता है? जिस समास में पूर्व पद यानी पहला और उत्तर पद यानी दूसरा पद, दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। इसका विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं लगता है, जैसे कि माता पिता, ये द्वंद्व समास है। तो इसको अलग जब विग्रह करेंगे इसका, तो ये होगा माता और पिता। ठीक है। इसी के साथ कुछ याद रख लेना है। अवयवीभाव समास, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष और द्विगु या कर्मधारय समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत आता है, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। तो ऑप्शन में हमारा कोई भी नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन मार देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत पैंगलम के छंद किस रस से संबंधित है? तो प्राकृत पैंगलम या प्राकृत पिंगल सूत्र प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का एक प्रसिद्ध संग्रह ग्रंथ है। इसके अधिकांश उदाहरणों और छंदों में तत्कालीन राजाओं के युद्धों, शौर्य और पराक्रम का वर्णन है, जो मुख्य रूप से वीर रस से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इतिहास। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे रूप रचना और इतिहास दोनों से जोड़ते हैं, परंतु पारिवारिक या आनुवंशिक वर्गीकरण का मुख्य आधार भाषा का ऐतिहासिक विकास और उसकी मूल उत्पत्ति होती है। तो रूप रचना इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।
इसका ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन त्रय की नाट्य अन्विति नहीं है, कौन सी नहीं है दिए गए ऑप्शन में? तो नाटक और एकाकी के संदर्भ में पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय यानी 3 यूनिटीज का बहुत महत्व होता है। तो संकलन त्रय के अंतर्गत 3 तत्व आते हैं, कौन कौन से? एक आता है काल, दूसरा स्थान और तीसरा कार्य या वस्तु। तो कार्य या फिर वस्तु, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। तो अंग्रेजी के एक्शन का हिंदी अनुवाद यहाँ पे कार्य या कथानक के अवंतिक रूप में मान्य है, न कि व्याकरणिक क्रिया के रूप में। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से ये नहीं है बोला है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्री क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध जोड़ने वाले रूप को कारक कहा जाता है। कारकीय संबंधों को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिधा। शब्द को सुनते ही उसका जो मुख्य प्रसिद्ध या डिक्शनरी वाला अर्थ समझ में आता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है कहने पर सीधे पशु का बोध होता है, तो अभिधा में मुख्य या सीधा अर्थ निकलता है। लक्षणा में मुख्य अर्थ में बाधा आने पर लक्षणों के आधार पर लक्ष्यार्थ तय किए, जैसे कि तुम बिल्कुल गधे हो। और व्यंजना का मतलब है न सीधा अर्थ न लक्षित अर्थ, बल्कि कि एक नया व्यंग्यात्मक अर्थ, जैसे सूर्यास्त हो गया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंतक। भारतीय काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्तिक जीवितम में वक्रोक्तिक काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति यानी टेढ़ा या चमत्कारी कथन को काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। इसके साथ साथ काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं कि रस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? रस संप्रदाय, इसके हैं प्रतिपादक भरत मुनि। उसी तरीके से अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक हैं भाम, आचार्य भाम। इससे संबंधित है एक रीति संप्रदाय, इसके हैं प्रतिपादक आचार्य वामन। और एक है ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रतिपादक है आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों सभ्य स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना दिया है अ, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और तर्क दिया है कि शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है, ठीक है। तो स्थापना को देखते हैं, तो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी कला का आनंद यानी कि आस्वाद उस समय की परिस्थितियों, समाज और युग से प्रभावित होता है, यानी कि युग सापेक्ष होता है और पूरी तरीके से निरपेक्ष नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है युग निरपेक्ष नहीं होता है, यानी कि सापेक्ष होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है तर्क ब, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कलाकृतियाँ कालजयी यानी समय को जीतने वाली होती हैं उनमें शाश्वतता यानी हमेशा प्रासंगिक रहने का गुण स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित होता है। तो तर्क में कहा गया है कि यह गुण अंतर्भूत नहीं होता है, इसलिए तर्क क्या है? गलत हो गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असही है और ब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए। सेम तरीके का प्रश्न है। स्थापना दिया है क्या कि आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है, ठीक है। और दूसरा दिया है तर्क ब में कि क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो देखिए स्थापना तो सही है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता कभी रुकती नहीं है, यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है तर्क बी, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हर नया बदलाव नई संभावनाओं को लाता है। तो चूंकि कूट में दोनों सही है का विकल्प हमें नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H50 से H54 तक का प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ऑप्शन विकल्प हैं। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। या यूँ कहें एक लाइन में कि हमें पर्यायवाची शब्द
देखना है। ठीक है, आकाश में काले बादल हैं, तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द बादल है इसमें इसका विकल्प जो होगा मेघ होगा, और एक होता है वारिधर। वारी मतलब जल होता है, तो वारी को धारण करने वाला। तो दोनों ही बादल के अत्यंत प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं। जबकि अभ्र जो दिया है इसका अर्थ होता है आकाश। ठीक है, आकाश या मेघ दोनों रूपों में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। तो किसान के लिए सही पर्यायवाची शब्द होगा खेतीजीवी, यानी खेती पर जीने वाला। एक पर्यायवाची कृषक भी होता है। यहाँ पे जो सुरपति दिया है यह इंद्र का पर्यायवाची है, और किन्नराधिपति जो दिया है ये कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री जीवन बड़ा कठिन है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द होता है कांता, वनिता, नारी, कामिनी, ये सब याद रखना है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। ये मीन जो दिया है इसका अर्थ होता है मछली, और जो शारदा है इसका अर्थ होता है सरस्वती जी का, ये उपनाम है सरस्वती जी का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची होगा सुधांशु, यानी सुधा या अमृत के किरणों वाला। इसका विपरीत नाम क्या होता है ये भी याद रखना है, राकेश, मयंक, शशांक, ये इसका विपरीत नाम है। यहाँ पे जो अंशुमाली और प्रभाकर हैं ये दोनों ही इसके विपरीत हैं। इसका अर्थ होता है सूर्य, अंशुमाली का, और प्रभाकर का भी होता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ही जीवन है। तो आप देखिए, समीर का अर्थ होता है हवा या वायु, ललित का अर्थ होता है सुंदर, और इला का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती भी बोलते हैं कहीं कहीं, धरती। तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 से 59 तक शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्र में चिन्हित करना है, हमें उपसर्ग ढूंढना है। तो सहकारी में उपसर्ग क्या है? तो सहकारी शब्द में सह जो है वो उपसर्ग है, और कारी जो है मूल शब्द है, प्रत्यय में जुड़ा हुआ है, तो सह का अर्थ होता है साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुडौल। तो सुडौल शब्द में सु जो है उपसर्ग है, और डौल मतलब अच्छे डौल या आकार वाला। तो दिए गए विकल्प में हमारा देखिए स, ल और सु दिया गया है, लेकिन शुद्ध उपसर्ग सु कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय। तो अभ्युदय का इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अभि जोड़ उदय बनता है। यहाँ यर्ण संधि, यर्ण स्वर संधि का नियम लागू होता है। तो इसमें मूल उपसर्ग क्या है? अभि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बदमाश। तो बदमाश का जो बदमाश एक विदेशज शब्द है जिसमें बद उपसर्ग लगता है, बद। ठीक है, और मास जो है वो मूल शब्द है। तो बद का अर्थ होता है बहुत ही बुरा। तो बदनाम, बदबू, बदकिस्मत, ये इससे संबंधित शब्द हैं कुछ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण। तो व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार में बदल जाता है। संपूर्ण का आप लिखेंगे तो ये होगा सम प्लस पूर्ण। ठीक है, और इसका संपूर्ण हो जाएगा, यानी जो ये म है ये अनुस्वार में यहाँ पे बदल गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन होगा बी, सम क्या है? उपसर्ग है। 60 से 64 के लिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है? सही विकल्प चुनना है, हमें समास बताना है कौन सा है। तो यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो जिस समास का पहला पद अवयव या उपसर्ग हो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, पहला पद जिसमें अवयव या फिर उपसर्ग हो। तो यहाँ पे दिया गया विकल्प क्या है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण। तो शीतोष्ण का अर्थ क्या होगा? शीतोष्ण कौन सा समास होगा? तो शीतोष्ण का संधि विच्छेद और जब विग्रह करेंगे इसका तो ये होगा शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, यानी ठंडा और गर्म के रूप में होता है। तो ये दोनों पद विशेषण है,
तो विशेषणों भयपद कर्मधारय। तो जब दो परस्पर विरोधी गुणवाचक विशेषण एक साथ मिलकर किसी एक ही वस्तु की स्थिति या अवस्था को बताते हैं तो वह कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन। तो त्रिभुवन का समास विग्रह क्या होता है, तीन भुवनों का समाहार या समूह, तीन भुवनों या लोकों का समूह को बोलते हैं त्रिभुवन। यहाँ पे तीन क्या है, एक संख्यावाचक शब्द है, तो ये क्या हो गया, पहला पद यदि संख्यावाचक विशेषण हो तो समस्त पद और किसी अलग समूह का बोध कराता है तो द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न जल। तो अन्न जल का समास विग्रह क्या होगा, अन्न और जल होगा। तो इस समास में दोनों पद प्रधान है, दोनों के बीच योजक क्या लगा है, ये डैश लगा है। ठीक है, जो विग्रह करने पर और में बदल जाता है तो ये द्वंद्व समास हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्वंद्व के तीन भेद होते हैं, याद रखना है, इतरेतर द्वंद्व जिसमें और से जुड़ता है, समाहार द्वंद्व जिसमें समूह का बोध कराता है, और वैकल्पिक द्वंद्व जिसमें या अथवा का बोध कराता है। जैसे यदि पाप और पुण्य पूछे तो ये क्या है, द्वंद्व समास है, बट ये वैकल्पिक द्वंद्व है। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो ये होगा पाप या पुण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीलकंठ। तो नीलकंठ का जो विग्रह होगा वो है, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। तो यह नीला और कंठ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यह क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 से 69 तक निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ हैं, दिए गए विकल्प में से जो शब्द का सही अर्थ नहीं है उसे उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि विलोम शब्द चुनना है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। अज, अज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बकरा। ठीक है, हालांकि अज का अर्थ शिव भी होता है और ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा यानी जिसका जन्म ना हुआ। तो चूंकि ये तीनों ही अज के सही अर्थ हैं, बकरा, शिव और ब्रह्मा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमें वही चुनना था जो सही अर्थ नहीं है, ये तीनों क्या है, सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या होता है, अर्थ शब्द के बहुत सारे रूप हैं, धन इसका मेन होता है। ठीक है, कारण जैसे कि कृतार्थ, इसके अर्थ तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा। अक्षर, तो अक्षर किसी भी रूप में अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि। तो हरि हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अनेकार्थी शब्द माना जाता है। हरि का अर्थ होता है विष्णु और मेंढक और सिंह, बंदर, पानी, सांप सब होता है, परंतु महावीर का हरि का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो विष्णु मेंढक तो होगा, बट सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर। तो उत्तर शब्द के अनिकार्थी रूपों में उत्तर दिशा जो है ये तो होगा ही, और उत्तर का मतलब होता है बाद का। ठीक है, और परंतु जो उल्टा दिया है ये हमारा नहीं होगा, हल तो होता है, उत्तर मतलब हल, आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज। तो जलज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला। तो जैसे कि कमल, शंख, मोती, मछली और चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब जलज में आता है। जाला शब्द ये इसका आंसर नहीं होगा। हालांकि जाला शब्द भी कुछ प्राकृतिक संदर्भों में जल से उत्पन्न स्थिति को ही दर्शाता है। आयोग ने ऑप्शन ई इसका टिक किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 से 74 तक के लिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को पहचानकर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में चुनिए। विशेषण पहचानना है। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, तो इसका आंसर क्या होगा। इस वाक्य में जो स्थान दिया है यह एक संज्ञा है यानी विशेष्य है, और इसकी विशेषता या क्रम बताने वाला शब्द दूसरा है, यानी दूसरा स्थान इसने पाया है। तो यह एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें पूछ रहा है कि विशेषण कौन है, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। यहाँ पे जो मैंने है ये क्या है, ये सर्वनाम है। प्रतियोगिता क्या है, तो ये संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो इस वाक्य में व्यक्ति जो है ये संज्ञा है, और उसके ठीक पहले आकर जो कोई लगा है
शब्द उसकी अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। तो जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर विशेषण की तरह काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कोई। कोई क्या है? विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विद्यालय मेरा है, तो यह विद्यालय और मेरा में से कौन इसका विशेषण होगा? तो देखिए, विद्यालय क्या है? एक संज्ञा है और उसके ठीक पहले यह का जो सर्वनाम यूज हुआ है उसकी विशेषता या संकेत बताने के लिए हुआ है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। तो बर्फी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, एक विशेष्य है जिसकी माप तौल की विशेषता बताने के लिए 4 किलो का शब्द प्रयोग किया गया है। तो यह एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। तो इस वाक्य में इमारतें जो हैं वो संज्ञा हैं और उनका गुण या आकार बताने के लिए ऊंची शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ऊंची एक गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 से 78 के लिए कि दिए गए वाक्य के शुद्ध वाक्य चुनिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वह शनिवार के दिन चला गया। तो शनिवार शब्द में खुद वार जो है शब्द अंतर्निहित है। वार का मतलब क्या होता है? दिन ही होता है। ठीक है, इसलिए शनिवार के साथ अलग से दिन नहीं लगाना चाहिए, ये अधिक पद दोष हो जाता है, रिडंडेंसी माना जाता है इंग्लिश में इसको। तो वह शनिवार को चला गया, अगर ऐसा हम लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, वह शनिवार को चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला बहुत विद्वान है। तो हिंदी व्याकरण में लिंग संबंधी अशुद्धि का एक उत्कृष्ट उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्वान शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिंग के लिए किया जाता है। जब किसी स्त्रीलिंग की बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो विद्वान के स्थान पर उसकी स्त्रीलिंग रूप विदुषी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? कमला बहुत विदुषी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ एक चीज़ याद रख लेना है, विद्वान का विदुषी हो गया। अगर महान बोले तो स्त्रीलिंग इसका होता है महती, और साधु का होता है साध्वी, और कवि का होता है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे कहाँ जाना है। तो वे कहाँ जाना नहीं, उन्हें कहाँ जाना है, ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। वे सर्वनाम का प्रयोग यहाँ कर्ता कारक के रूप में गलत विभक्ति के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे फल आम का अच्छा लगता है। तो इस वाक्य में पद क्रम की अशुद्धि और अधिक पदत्व यानी रिडंडेंसी दोनों ही है। आम स्वतः ही एक फल है, तो इसलिए फल आम का लिखना पूरी तरीके से निरर्थक है। वाक्य को सरल, स्पष्ट और सही पद क्रम में लिखने पर हमारा शुद्ध जो वाक्य होगा वो होगा मुझे आम अच्छा लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि मुझे आम अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 से 82 तक का। तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। ठीक है, तो चुल्ही, तो संस्कृत का मूल शब्द चुल्ही या चुल्ली एक तत्सम शब्द है जिसका समय के साथ परिवर्तित होकर तद्भव रूप चूल्हा बन गया है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से विकल्प में देखिए, चौकी का तत्सम होता है चतुष्पादिक और चोंच का जो तत्सम होता है वो होता है चंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची, तो संस्कृत शब्द सूची या सूचिका तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप सुई होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्तू का जो होता है तत्सम सक्तु होता है, सत्तू से सक्तु बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ। काष्ठ एक तत्सम शब्द है जिसका सीधा तद्भव रूप होता है काठ, जैसे काठ का उल्लू, काठ की हांडी। हालांकि इसका अर्थ लकड़ी भी होता है, परंतु भाषा विज्ञान में तत्सम का सटीक तद्भव रूप उसका रूपांतरित शब्द ही माना जाता है। तो यहाँ पे काष्ठ का क्या होगा? हमारा होगा काठ। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कांटा का जो तत्सम होता है वो होता है कंटक। यदि कंटक यहाँ पे दिया होता तो कांटा हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण। तो स्वर्ण संस्कृत का मूल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या है? सोना है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 से 86 तक के लिए कि अशुद्ध शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। पहला दिया है सन्यासी, तो ये सन्यासी होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हो गया बी। यहाँ
देखिए सन्यासी शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है सम जोड़ न्यासी। तो एक तो ऊपर बिंदु होगा ही, यहाँ पे भी न होगा, यानी दो दो न होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तयाजय। तो तयाजय नहीं होता है, पूरी तरीके से अशुद्ध रूप है, इसका होता है त्याज्य। त्याज्य मतलब त्याग, त्यागने योग या छोड़ने योग को बोलते हैं त्याज्य। तो ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुदृढ़। सुदृढ़ लिखा है, क्वेश्चन में सुदृढ़ लिखा है पर होता है सुदृढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसमें री होना चाहिए, ना कि द्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना लिखा है, ये आधा त होना चाहिए और आधा श होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें भी त आधा और श आधा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 से 90 के लिए कि वाक्य या वाक्यांश के लिए 5-5 विकल्प दिया गया है, उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत कम जानता है, और बहुज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत सी बातों का जानकार हो। बहुत सी बातों का जानकार होना और सब कुछ जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वचन से परे हो। तो यहाँ पे जो अकथनीय दिया है इसका अर्थ है जो कहने योग्य ना हो, जिसे कहा ना जा सके। वर्णनातीत का मतलब होता है जो वर्णन से परे हो। अचिंत्य का मतलब होता है जो चिंता या सोच के परे हो। तो जो वचन से परे हो उसको बोलते हैं वचनातीत। वचनातीत, तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? टिक, ऑप्शन ई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो भूमि उपजाऊ हो तो उसे हम बोलते हैं उर्वर भूमि। बंजर का आपको पता ही है। ठीक है, अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, बूढ़ा ना हो कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका इलाज न हो सके। तो जिस रोग या बीमारी का उपचार या इलाज संभव ना उसे बोलते हैं असाध्य। असाध्य रोग। तो ऑप्शन होगा हमारा बी हो जाएगा। अकरणीय का मतलब क्या होता है? जो करने योग्य ना हो, और अल्पायु का मतलब होता है जिसकी उम्र कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 से 95 के लिए कि मुहावरे और लोकोक्ति दिया गया है, हमें सही और चुनना है। अंगारों पर पैर रखना, यानी कि जानबूझकर खतरे में पड़ना। तो ऑप्शन हो जाएगा खतरनाक कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ होता है अधिक लाभ होना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। दोहरा लाभ होना, ये सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, इसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नाथ न पीछे पगहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, यानी कि पूरी तरीके से बंधनहीन या स्वतंत्र होना जिस पर किसी का कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी न हो। तो पशु के संदर्भ में नाथ नाक की रस्सी और पगहा गले की रस्सी को कहते हैं, तो जिसके न होने से वह छुट्टा घूमते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान देना। तो कान देना एक बेहद प्रचलित मुहावरा है जिसका सीधा अर्थ होता है किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना या ध्यान देना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। जैसे शिक्षकों की बात पर हमेशा कान देना चाहिए। कान भरना अलग है। कान भरना का मतलब होता है पीठ पीछे शिकायत या चुगली करना। कान खड़े होने का मतलब है चौकन्ना या सावधान होना। और कान पर जू न रेंगने का अर्थ है कोई असर न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूंगे का गुड़। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा अनुभव या आनंद जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसके मीठे स्वाद का आनंद तो ले सकता है लेकिन वो बोल कर नहीं बता सकता, उसी प्रकार अवर्णनीय सुख या अकथनीय आनंद को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, अवर्णनीय सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 से 100 के लिए हमें एक अवतरण दिया है, इसको ध्यानपूर्वक आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं सीधा इसके क्वेश्चंस पे चलता हूँ। पहला प्रश्न है कोई चारा नहीं से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा रास्ता न होना। यहाँ पे भी दिया है कि जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तब किए बिना कोई चारा नहीं, यानी बिना तब के दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत से तात्पर्य क्या होगा? तो नियत का मतलब क्या होता है? नियत का मतलब होता है इरादा। ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए अगर उसकी नियत बुरी है यानी उसका इरादा बुरी है, बुरी रहा तो यहाँ ये जो नियत है ये अरबी मूल शब्द है, ये ध्यान रख सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विक नियत से क्या होता है? तो सात्विक नियत से दुनिया का भला होता है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें उसकी नियत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे शस्त्र तैयार किए। यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता है, यानी आसुरी तपस्या का फल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एटम बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस पूरे गद्यांश का केंद्र बिंदु तप या तपस्या है। तो गद्यांश की शुरुआत से ही तप से होती है और यह समझाया गया है कि चाहे देवता हो या राक्षस, सात्विक नियत हो या आसुरी, दोनों ही स्थितियों में मूल आधार तप ही है। अतः इसका सबसे सटीक और उपयुक्त शीर्षक जो होगा हमें, मेरे ख्याल से तप होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।